सिलेक्शन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पवन वैश्य। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था हिंदी के बारे में। हिंदी में एक टॉपिक था संधि, तो हम संधि के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में संधि के परिचय के बारे में हुआ, संधि के भेद के बारे में हुआ, और फिर हमने ये सीखा कि आपके स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो उन्हीं 5 भेदों को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, देखिए कल हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि स्वर संधि है क्या। ठीक है, जहाँ पर स्वर का स्वर के साथ जोड़ हो और उस जोड़ से जो स्वर में विकार आवे, उस विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। उन्हीं विकार के आधार पर जो संधि बनाई गई स्वर, इसको हिंदी में 5 प्रकार के बनाए गए, जिसमें से सबसे पहली जो संधि होगी उसका नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद आपकी जो दूसरी संधि है उसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अगर हम तीसरी संधि की बात करें तो तीसरे के बारे में बताया गया कि वो है हमारी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथी के बारे में देखें तो यण स्वर संधि है। यण संधि, हम इसको सीधा संधि लिख दे रहे हैं। स्वर संधि आप समझ ही रहे हैं कि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ये सारे भेद स्वर संधि के ही हैं, तो स्वर संधि ही है। और 5वां जो भेद हम पढ़ते हैं वो है आयाति संधि के। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो स्वर संधि पढ़ेंगे इसमें हमें कुल मिलाकर के इन्हीं 5 संधियों के बारे में पढ़ना है। ठीक, सो दीर्घ स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और आयाति। इन 5 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं आज दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है। कहा जाता है कि जब आ ई उ री के बाद समान स्वर आ ई उ री आ जावे तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई उ और री हो जाते हैं। कैसे समझते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम। ये तो परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा को हम छोटे रूप में कैसे लिखेंगे कि जिससे हम आसानी से समझ सकें, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व अ या दीर्घ आ आए तो जो विकार होता है वह विकार आपका हो जाता है दीर्घ आ का। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा बताया गया कि ई के बाद समान स्वर यही आना चाहिए, तब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका दीर्घ ई। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम ऊ के बाद ऊ लाएं तो इनसे जो विकार बनेगा वह विकार हो जाएगा दीर्घ ऊ का। ठीक है, उसके बाद अगर हम री की बात करें, री और री के बाद फिर हम री लाएं तो इस री के आने पर जो बनेगा विकार होगा वो बन जाएगा री। कुल मिलाकर के अगर हम इसको समझना चाहें तो हम आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब समान स्वर आ यू के बाद आ ई उ री के बाद समान स्वर आ
ई उ री आए तो दोनों मिल करके आपके समान हो जाते, समान का मतलब है कि दीर्घ हो जाते, उन्हीं का दीर्घ हो जाता है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक था उदाहरण हमारा है भोजन धन आलय। अब देखिए अगर हम इनकी बात करें तो भोजन में क्या है ना, और ना का अंतिम वर्ण क्या है। अगर अंतिम वर्ण की बात करें तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर दीर्घ आ है, तो विकार किसका होगा, दीर्घ आ का होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा भोजन, यहाँ तक आपका सही है। इसके बाद विकार है, यहाँ का आ मिला करके तो ये दीर्घ आ, और हमने कल बताया था का प्रतीकात्मक रूप में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ आ हो जाएगा। उसके बाद होगा लय, तो आप यहाँ पर समझ लिए कौन सी संधि हो गई, आपके दीर्घ स्वर संधि हो गई। और विकार किस में हुआ, आ का हुआ। ठीक, हम एक एक दो दो उदाहरण लेकर के चलेंगे भाई। बाकी तो बहुत सारे उदाहरण हैं, दो दो उदाहरण पढ़ेंगे तो बाकी हम किताब से भी देख करके पढ़ेंगे। घर पर जब ये हम पढ़ रहे हों, समझने के बाद किताब खोलेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम थोड़ा सा ई का उदाहरण ले लें। ई का, तो अगर हम ई वाला उदाहरण लें तो हम देखेंगे ई में क्या होगा। देखिए एक शब्द है गिरी, ठीक है, अच्छा, और दूसरा शब्द कौन सा है, इंद्र। ठीक है भाई, अगर हम कह दें गिरिधन इंद्र है और इसमें जब हम बना रहे हैं विकार, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हर्ष ई, यहाँ पर भी क्या है हर्ष ई, तो बनेगा क्या, नियम के हिसाब से दीर्घ ई बनेगा। अच्छा, फिर इसमें संधि क्या हो जाएगी, तो यहाँ संधि हो जाएगी गी, ठीक है, रा ही रहेगा र। अब ई में बड़ी ई हो जाएगी, तो जब बड़ी ई होगा तो इसको हम कह देंगे गिरी। और फिर आप यहाँ से देखेंगे कि आधा ना ये द्र, तो ये हो जाएगा अनुस्वार के साथ ना, तो ये हो गया गिरीन्द्र। ठीक है, तो एक उदाहरण हो गया इसका। ठीक है, अब आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर रा में अंतिम वर्ण ई है, ये तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, और यहाँ प्रथम वर्ण तो भाई स्पष्ट है ही। ठीक, चल अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो हमारा अगला उदाहरण, अब हम एक उदाहरण ओ पे ले रहे हैं। ठीक है, देखिए एक शब्द है भानु और दूसरा शब्द है उदय। ठीक, चलिए, तो यहाँ आया क्या, यहाँ पर आपका जो विकार हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर उ और यहाँ पर भी कौन सा है उ, दोनों मिलके क्या बने आपके दीर्घ उ बना। इसका मतलब संधि क्या बनेगी, तो संधि बन जाएगी भान, भान तो रहेगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ, और ये दाय ऊ का तो विलोपन हो गया, ऊ आपका ऊ से मिलके संधि कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया दय, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया भानुदय। ठीक है, चलिए एक बात अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर समझें तो हम एक बात और कह सकते हैं। कई बार हमसे एग्जामिनर मान लीजिए पूछना चाहे तो क्या करेंगे। देखिए अगर इस भानु उदय को हम थोड़ा सा देखें, ये तो भाई ऊ है, कई बार हमसे परीक्षा में उलट करके अगर पूछा तब क्या करेंगे। कई बार एग्जामिनर करता क्या है, देखिए एग्जामिनर की बात करें, एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर हमें देगा क्या ऐसे भानुदय का संधि विच्छेद है। चार ऑप्शन दिया, कौन सा पूछा, भानुदय का संधि विच्छेद है। तो पहला आपका देगा, देखिए भानु धन उदय, दूसरा हो जाएगा
भान धन उदय। ठीक, तीसरा उदाहरण क्या होगा? भानु धन उदय। चौथा हम क्या देंगे? भानु धन उदय। अब समस्या ये है कि इन चारों में सही कौन सा है, क्योंकि नियम तो सब जगह वही होगा कि आपका दो समान स्वर आएंगे तो वो संधि करके दीर्घ हो जाएंगे। ये तो नियम है। अगर हम इसी नियम को देखें तो ये तो नियम भैया हर जगह चल रहा है। यहाँ पर देखें, ये हर्षु है, ये भी समान स्वर है। समान स्वर समान स्वर समान स्वर समान स्वर, हर जगह समान स्वर है। तो क्या ये चारों सही हैं? नहीं, चारों नहीं सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब एग्जामिनर आपको ऐसे पूछता है तो उसका सीधा मतलब है कि क्या बच्चे को संधि के ज्ञान के साथ साथ वर्तनी का भी ज्ञान है। संधि जो होगी वो शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की ही होगी, अशुद्ध वर्तनी की नहीं होगी। इसका मतलब है अगर इसमें हम चलें तो हम एक बात स्पष्ट कर सकते हैं कि जो शब्द हैं इसमें से 4 में से 3 के तो वर्तनी ही अशुद्ध है। इसका सीधा मतलब है हम कह सकते हैं कि भानु तो होता नहीं भाई, इसलिए तो ये गलत है। और अगर हम भानु की बात करें तो ये दोनों सही हैं। दोनों एक ही लिखे हैं क्या? एक मिनट, थोड़ा सा अगर मैं लिखूं इसको तो यहाँ पर उ कर दीजिए। ठीक, अब देखिए, अगर अब हम देखें तो यहाँ पर दीर्घ उ तो होता नहीं है, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में एक सही होगा। अब देखना होगा भानु तो सही है, क्या उदय होता है? क्या उदय होता है? तो हम देखते हैं उदय होता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? भानु धन उदय। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जब संधि पढ़ रहे हो तो संधि से ठीक पहले आपको वर्तनी शुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, वो आपको पूर्णतः समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको वो आना है, तब जा कर के आप संधि को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। चलिए, अगर हम इसी को आगे लेके चले तो हमने आगे लिखा था यहाँ पे, आइए देखें अगला उदाहरण कौन सा था हमारा। अगर हम अगला देखें तो हमने आ का पढ़ लिया, ए का पढ़ लिया, ओ का पढ़ लिया, अब हमारे साथ आ गया री का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे री वाले उदाहरण को। ठीक है भाई, चलिए अब री वाले को पढ़ते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम एक शब्द की बात करें तो एक शब्द है पितृ, ठीक है, और दूसरा शब्द है ऋण। अगर हम पितृ और ऋण की बात करें तो देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर अंतिम वर्ण है आपका री, और यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर भी री। तो बनेगा क्या आपका? री। तो आपका होगा क्या? तो आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए क्या, पितृ। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई यहाँ पर तो दीर्घ माने दीर्घ होना चाहिए। हाँ, दरअसल में आपको ज्ञात है कि हिंदी में दीर्घ री नहीं होती है, इसलिए री मिल कर के री ही बनाता है। तो हमारा जो सही होगा वो सही कौन सा हो जाएगा? हमारा जो सही होगा वो हमारा यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? तो ये तो आपके स्वर में दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण रहे। चलिए इसी को हम थोड़ा सा आगे ले लें, अगले उदाहरण की बात करें, अगले संधि की बात करें। तो अगले संधि में हम पढ़ेंगे अगली संधि हमारी, इसमें दूसरी संधि याद करिए कौन सी है? तो दूसरी संधि का नाम है आपके गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। देखिए, जब गुण स्वर संधि की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, बताया गया कि जब आ के बाद, जब आ के बाद आपका ई उ आवे या री आवे तो मिल करके आ के स्थान पर
ए हो जाते हैं, ओ के स्थान पर ओ हो जाता है और री के स्थान पर अर हो जाता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा अलग ढंग से देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। देखिए ये हम एक ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे तो यहाँ से आसानी से समझेंगे। परिभाषाएं किताब में हैं, आसानी से वहाँ से देख सकते हैं और हम आपको बता भी रहे हैं। आ के बाद अगर ई आवे या इसी अ के बाद उ आवे या इसी आ के बाद आपका री आवे तो मिलकर के क्या बनेंगे, मिलकर के आपका बनेगा ई का बन जाएगा ए, ओ का बन जाएगा ओ और री का हो जाएगा आर। ठीक है, ये विकार उत्पन्न होगा। तो हम कह रहे हैं कि आ के बाद ई तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अ के बाद ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ई ह्रस्व दीर्घ ई उ री आवे तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके थोड़ा सा हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है भाई, इनके थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। ठीक, वो यहीं पर सामने रखते हैं और इनके उदाहरण पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए जैसे एक शब्द है यहाँ पे नर और दूसरा शब्द है इंद्र। देखिए तो नर में अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है। इंद्र में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अब आप विकार किस में लाएंगे, तो आप विकार कह रहे हैं ए का होगा, यही विकार होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं नर, देखिएगा उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ए और फिर लिख देंगे यहाँ पर, हम ये लिख सकते हैं। आप विकार कहाँ कह रहे हैं, आपने विकार कहा ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पे वो और री के स्थान पे अर हो जाएगा। तो हमने ये लिखा। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा और स्पष्ट लिखें तो हम इसको आसानी से लिखेंगे नर। और आपको कल हमने बताया था कि स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में लिखे जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका नर धन इंद्र बराबर हो जाएगा नरेंद्र। ठीक है, चलिए इसी में अगर हम ध्यान से देखेंगे कि आ के बाद अभी यहीं पर चाहे दीर्घ ई होता, देखिए अब फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, दीर्घ ई कर देगा। अब दीर्घ ई कर देगा तब भी यही बनेगा, लेकिन वास्तव में आपको समझना पड़ेगा कि क्या दीर्घ ई के साथ इंद्र लिखें तो ये इंद्र की वर्तनी शुद्ध है, नहीं, वर्तनी यहाँ अशुद्ध है। यही कारण होगा कि जो इंद्र है नर के साथ इंद्र, वहाँ पर दीर्घ ई नहीं होगा। बात समझ में आई। देखिए इसीलिए कई बार एग्जामिनर हमें फंसाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि भाई अगर एग्जाम दे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए अगर संधि दे करके पूछी जाए तो वो आसान होती है, लेकिन नरेंद्र दे करके इनका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तब हम फंस जाते हैं। और फंसते कहाँ हैं, वर्तनी के कॉन्सेप्ट में फंसते हैं। अगर वर्तनी क्लियर नहीं है तो हम वर्तनी को आसानी से नहीं, फिर उस संधि को आसानी से नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम इसी में एक शब्द देखें और इसलिए वर्तनी का ध्यान हमें बहुत रखना पड़ता है। एक शब्द है महा और फिर दूसरा शब्द है इंद्र, फिर से वही ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया दीर्घ अ और आ गया ई। बनेगा क्या, ई का ए ही बनना है तो बनेगा यही। तो सीधा सा जो विकार उत्पन्न होगा वो संधि बन जाएगी माह और उसके बाद यहाँ लगा दिया हमने और फिर हमने सीधा सीधा लिख दिया। तो यहाँ पर संधि किस में हो गई, ए में हो गई, महेंद्र में हो गई। ठीक है, तो महा, अब कोई कह दे महाधन इंद्र, गलत हो जाएगा। तो यहाँ होगा महाधन इंद्र। ठीक है, चल इसका अगला उदाहरण देखते हैं। अगर हम अगला उदाहरण की ओर चलें
तो हम अगला चलते हैं। अब सोच रहे हैं कि हम ऊ वाला उदाहरण करें, ठीक है। ऊ के उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक शब्द है, देखिए समुद्र, और दूसरा शब्द है ऊर्मी। देखिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे ऊर्मी में ऊर्मी होता है, इसीलिए जब कभी ऊर्म की बात करते हैं तो हम एक नाम होता है, जैसे हमसे वर्तनी शुद्धि में पूछेगा कि निम्नलिखित में से उर्मिला कौन सा सही है, तो हम तो यही उर्मिला जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये ना हो करके उर्मिला में कौन सा उर्मिला सही हो जाएगा, ये हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ऊर्मी होता है, ठीक है। तो वर्तनी का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, द्र के बाद आ गया, देखिएगा। तो जब आ आया और यहाँ पर क्या है, दीर्घ ऊ है, बनेगा क्या, तो इसका जो विकार होगा ओ का बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आसानी से लगा सकते हैं, समुद्र में कोई दिक्कत नहीं, ओ का हो जाएगा ओ, तो यहाँ हो गया ओ, अब ये हो गया समुद्रोर्मी, ठीक है। तो ओ का भी उदाहरण हमने आसानी से ओ का देख लिया। आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो होंगे, वो अधिकतर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो आपके री वाले में होते हैं। कैसे, देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम री का भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक है महाधन ऋषि, ठीक। अब इसको थोड़ा सा देखिए, पहले तो इसको हमको विग्रह करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ आ और ये हो जाएगा री। आप भी कर रहे होंगे, देखिए साथ साथ करते चलिए, एक साथ साथ लिखते चलिए, समझते चलिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसमें होगा क्या भाई, ये जो होगा वो दरअसल में आर नहीं होता है, रा के साथ हल होता है, ठीक है। इसका मतलब है ये रा जो है ये पूर्ण नहीं है, ये रा आपका आधा है। अर्थात कल हम आपको बताए थे, अगर याद रखिए पिछली क्लास में, कि बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, ठीक। आपने कहा कि ये हो गया भाई, अब आगे देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो ये बनेगा क्या, महा, और फिर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अर लिखेंगे, अर्शी, यहाँ पर लिखेंगे हम अर्शी, ठीक है, लिख दिया। अब आपको याद होगा कि क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है, कैसे लिखेंगे। अब एक बात और थोड़ा सा देखिए, क्या हमने सही लिखा है, नहीं आपने गलत लिखा, क्यों गलत लिखा है उसको भी देखिए। दरअसल में जब हम हा का किए तो ये क्या हुआ जानते हैं, ये हो गया हल हा के साथ आ, और यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। इतना देखिए, इतना समझा करिए। अब होगा क्या, जब हम इस हा को आ से मिलाएंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मा हो जाएगा कि नहीं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हस्व के साथ जब आपके व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, स्वर आ गया तो व्यंजन पूर्ण हो गया, ठीक है, मुक्त हो गया। आगे देखिए, तो ये हो गया। अब रा का रूप अलग अलग होता है, पहला कौन सा है, रेफ का होता है, ठीक है। फिर हम कई बार देखते हैं, देखिए अब जब आधारा लिखते हैं तो आधारा कभी लिखा नहीं जाता, ठीक। कैसे लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका है, कई बार तो वो रेफ के रूप में लिखा जाए, कई बार वो ऐसे, जैसे अगर आपको लिखना है कर्ण तो कर्ण में यहाँ आएगा, आपको लिखना है क्रम तो क्रम में यहाँ आ जाता। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा समझिए, इसको भी थोड़ा सा और ढंग से समझिए। यहाँ पर चलिए ये हम आपको आगे बताएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ का बिंदु नहीं है। देखिए महा हो गया, रा है, रा को अब क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका जितना हमें बनाना था। एक मिनट, थोड़ा सा, ये हो गया माँ, इतना तो हुआ ही।
जो हमारा था मूल, अब इसमें एक रा नहीं लगा था तो रा को भी लगा दिए, तो ये हो गया महर्षि। ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं जब हम उनसे पूछते हैं देवर्षि, महर्षि और फिर आ जाता है पितृण। कई बार आप देखिए जब आएगा पितृण, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यण लगाएं कि क्या लगाएं। दरअसल में जब आप पितृण लगाते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए इसकी संधि क्या हो रही है, ये हो रही है पितृ धन ऋण। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भी री है, यहाँ पर भी री है, समान स्वर हैं और समान स्वर की संधि क्या बनती है, समान स्वर की संधि दीर्घ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, जबकि यहाँ महर्षि की बात करें, देवर्षि की बात करें तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि बनेगी, यहाँ पर गुण स्वर संधि बनेगी। ठीक है, और वैसे भी अगर इसका बेहतरीन ढंग से उच्चारण करें तो हम कहते हैं महर्षि। देखिए बेहतरीन से महर्षि, देखिए आ गया महर, अर आपको स्वतः चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं अर यहाँ पर हूँ, तो इस आधार पर हम कहेंगे यहाँ पर जो संधि हो रही है कौन सी हो रही है, आपके महर्षि में गुण संधि हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए देवर्षि, अब आप करिए भाई, आप लोग देवर्षि वाला करिए। तो देवर्षि अगर करेंगे आप तो देखिए देवर्षि हम भी कर रहे हैं, आप भी देखिए करिए। हम लिखेंगे देव धन ऋषि। अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा वास्तव में, इसका हम विग्रह कर रहे हैं व धन आ धन रि, क्योंकि आप हमको बताए कि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, इसलिए हमारा विकार किस में होगा, स्वर में, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब देखिए होगा क्या, ये वाला वा इनसे मिलकर के क्या हो जाएगा, पूरा वा हो जाएगा और री का हो जाएगा अर। देखिए ठीक है, अब जैसे इनके साथ मिला था तो लेकिन क्या इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं, ऐसे जोड़ना होता तो पहले से नहीं जोड़ा था, तो होगा क्या, ये पहले दोनों मिल करके जब यहाँ से चलेंगे तो दोनों मिलेंगे, तो ये पहले बनेगा यहाँ पर अर। ठीक है, नहीं तो ऐसे सोचिए ये वाला इसी में जोड़ दे, ये तो पहले से जुड़ा है, फिर संधि कहाँ हुई। तो हमने क्या किया, और इसीलिए जब पढ़ते हैं तो हम परिभाषा में क्या बताते हैं, परिभाषा में बताते हैं हम लोग, या आप जब भी पढ़ते हैं तो परिभाषा में क्या लिखा है, परिभाषा में लिखा है री का अर, ये कभी नहीं होता आ का अर हो जाता है, नहीं, आ के बाद समा हस्व या दीर्घ आ के बाद ई उ री आए तो ई का ए में, ऊ का ओ में, री का अर में, ना कि आ में कुछ नहीं होगा। इसी आधार पर अगर हम कहें तो हम कहेंगे ये वा तो आधा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ जो विकार आपने किया वो किसका किया, अर का किया, तो बना क्या ये आपका, तो ये बन गया दे, वा क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया, जब वा इसके साथ जुड़ गया तो ये हो गया पूरा का पूरा वा, रा है ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए अगर हम कहें तो यहाँ पर री ऐसे लगाया और हम यहाँ पर ये, तो बन गया देवधर्षि बराबर देवर्षि। ठीक है, ये हमने पढ़ी गुण स्वर संधि। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा दीर्घ में, फिर हमने पढ़ा गुण में। अब इसको थोड़ा सा देखिए, हम इसको क्रम से ऐसा क्यों पढ़ते हैं, उसका भी हम आपको कारण बता रहे हैं। देखिए दरअसल में जब हम पढ़ते हैं, स्वर पढ़िए आप, जब हम स्वर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं पहले क्या आता है, पहले आ, फिर आता है ई ऊ, फिर आता है री। ठीक है, फिर आता है री, फिर क्या आता है, अब री तक देखिए, तो इसी के लिए यहाँ तक जो चला, ये जो विकार हुए थे सामान्य में, वो सब दीर्घ स्वर संधि में हुए थे। ठीक है भाई, और जब इसके बाद आ जाएंगे ए, आए, ओ और आओ, जब ये आएगा
तो आप देखेंगे यहाँ से, अब पहले शुरू आई तो होता नहीं, पहले ये आता है, तो पहले जब ये आएगा ए, तो यहाँ दूसरी संधि कौन सी है, तो दूसरी संधि है गुण की, इसलिए ये और ये दोनों गुण में आ जाते हैं। और गुण के बाद कौन सी संधि अगली हम आप पढ़ेंगे, हम अगली पढ़ेंगे वृद्धि, तो ये हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, तो जो संधि बनी हुई है उसको बहुत हिसाब से बनाया गया है कि आप उनको किस क्रम में, जिस क्रम में आपके स्वरों के क्रम को लगाया गया है उसी क्रम में संधि के भी क्रम को लगाया गया। नहीं तो होता क्या, वृद्धि को पहले कर देते, गुण को बाद में कर देते, तो ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दो संधि जिसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी और दूसरी संधि हमने पढ़ी गुण स्वर संधि, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और देख करके उसको पढ़िए और अंत में किताब जरूर उठाइए, बिना किताब के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस पर कमांड बनेगा। बाकी तो बिना प्रैक्टिस के जो कहा जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, हमेशा थोड़ी बहुत इसमें आपको कन्फ्यूज़न बनी ही रहेगी कि पितृण में कौन होगा, फिर देवर्षि में क्या होगा, और जब इसी में आपको हम अगला पढ़ाएंगे यण संधि, तब तो आप और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जब आपको हम पढ़ाएंगे पित्रादेश, अब जब आप पढ़ेंगे पित्रादेश, अब देखिए तो आपको आएगा, कई बार समझ में आएगा, अरे पित्र यहाँ त्रा आ रहा है, इसका मतलब री आ रहा हो सकता है। अब आप भ्रमित हो जाएंगे कि यहाँ पर हम गुण लगाएं, यण लगाएं, वृद्धि लगाएं, या कह लीजिए कि आप दीर्घ लगाएं, तो बड़ा भ्रम हो जाएगा, भ्रम की स्थिति। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि ये जो बातें हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए और किताब का अध्ययन जरूर करिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करें उतना परफेक्ट होगा। आगे की जो संधियाँ शेष बची हुई हैं उसको हम आगे वाले वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।